नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बेबस मजदूर फिर मजबूर, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 1,761 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 23,686 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 240 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 58,924 नए केस, 351 की मौत। उत्तर प्रदेश में 28,211 नए केस सामने आ चुके हैं और 167 लोगों की जान जा चुकी है। तो 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए केस। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 1,761 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 23,686 नए मरीज, 240 की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 58,924 नए केस का आंकड़ा, 351 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 28,211 नए केस और 167 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बेहद भयावह है, डराने वाले हैं। हर दिन जब सुबह होती है एक नए आंकड़े के साथ होती है। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि कैसे देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। शहर शहर कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मुश्किल में जिंदगियां हैं, लोगों की जान आफत में पड़ चुकी है। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। जो प्रवासी मजदूर घर लौटने चले हैं क्योंकि कोरोना काल है और सभी लोग ऐसे वक्त में अपनों के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी 2020 की उस पुरानी तस्वीर को नहीं दोहराना चाहता जो आपने हमने सबने मिलकर देखी थी कि कैसे मजदूर पलायन करने को मजबूर हुए थे और इसके बाद उनका क्या हश्र हुआ था सड़कों पर, कैसे उन्होंने दिन रात पैदल चलकर अपने घरों तक अपनी मंजिल पाई थी, वो बहुत भयावह थी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देखिए कि मार्च 2020 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम एक साल पहले उस कंडीशन में थे, उससे भी बदतर से ज्यादा स्थिति में आज हम आकर खड़े हो गए हैं। आनंद विहार में ऐसी तस्वीर क्यों? क्योंकि एक साल पहले भी यही तस्वीरें सामने आई थी। हमारी तैयारी क्या थी? क्यों हमने एक साल पहले से कुछ भी नहीं सीखा? इसके अलावा आपको हम बताएं कि अप्रैल 2021 की तस्वीरें भी कुछ नहीं बदली है। तो इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सब जगह यही हाल है। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे इस वक्त हर कोई पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि सब इतनी परेशानी झेल चुके हैं लॉकडाउन में 2020 में कि बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं और बहुत सी चीजें, बहुत सी तस्वीरें इतनी भयावह होती हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लिहाजा तमाम लोग जो है वो पलायन करने को मजबूर है। हर कोई इस वक्त अपने शहर वापस जाना चाहता है, अपने घर वापस जाना चाहता है, अपनों के बीच वापस लौटना चाहता है, क्योंकि वो पुरानी तस्वीर नहीं दोहराना चाहता। यही वजह है कि लगातार पलायन को लोग मजबूर हैं। हाँ, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो ये अपील तो करते नजर आए कि आप दिल्ली से मत जाइएगा, लेकिन ये बताते नजर नहीं आए कि दिल्ली में रुकने की एक वजह आप बता दीजिए। आपने क्या इंतजाम किए हैं जो लोग नहीं जाएं, और वो प्रवासी मजदूरों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। उनका क्या प्लान है ये कुछ नहीं बताया। फिलहाल आइए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगह से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। दरअसल वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो वॉरियर्स को वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। गंभीर मरीजों को टीका जो है वो लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है, बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। और अब 1 मई से बारी है युवाओं की, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 साल के ऊपर वाले लोग 1 मई से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर कि कैसे वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई, पहले गंभीर मरीजों को टीका दिया गया, इसके बाद बुजुर्गों को बचाने के लिए वैक्सीन दी जा रही है और अब बारी है युवाओं की।
और इससे भी बड़ी बात अब ये समझ लेते हैं हम कि जान बचाने वाला रेमडेसिविर जो है वो आखिर है क्या। दरअसल ये सबके लिए नहीं है, इसका ख्याल आपको रखना होगा। गंभीर मरीजों के लिए है ये। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि आईसीयू में गए 10% मरीजों को इसकी जरूरत होती है। 5 दिन में एक मरीज को 6 डोज की जरूरत होती है और एक डोज की एमआरपी 900 से 3500 तक है। और यही पहले की कीमत अगर हम आपको बताएं तो 2800 से 5500 थी इसकी कीमत। 50% तक कीमत घटी है, प्राइस कैंप लगा है। इसके अलावा चलिए आपको समझाते हैं कि दुनिया के टॉप संक्रमित देश जो हैं वो कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है भारत का, यानी आपके अपने देश का। एक हफ्ते में केस यहाँ पर 14.89 लाख। और कितना बड़ा है ये आंकड़ा, कितने फीसदी, तो ये पहुंचता है 64% तक इसमें इजाफा हुआ है आंकड़ों में अकेले भारत में। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में एक हफ्ते में केस आते हैं 4,91,000। कितने बढ़े हैं वहां पर केस? महज 2%। ब्राजील की बात करें तो एक हफ्ते में केस वहां पर आते हैं सामने 4,55,000। कितना बड़ा वहां का फीसद आंकड़ा, तो वहां ये आंकड़ा पहुंच जाता है 7%। इसके अलावा अगर हम टर्की की बात करें तो एक हफ्ते में केस ब्राजील के बाद टर्की की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 4,14,000। लेकिन कितना बड़ा है यहाँ पर? 17%। तो आपने समझा कि सबसे ज्यादा जो अभी तक मामले आए हैं वो है भारत के। फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस में एक हफ्ते में केस आते हैं 2,36,000। कितना बड़ा यहाँ पर? 10% ये आंकड़े में इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इजाफा हुआ वो हुआ है भारत में 64%। बहुत मायने रखता है। तो दुनिया के टॉप संक्रमित देश हमने आपको दिखाए ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें सबसे पहला नंबर भारत का आता है। चलिए, अब ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, रेमडेसिविर वो इंजेक्शन जिसकी बहुत ज्यादा किल्लत है, जिसके लिए हर कोई परेशान है कि आखिर उसकी कीमत क्या है। अगर हम बात करें सेडिला की तो 899 में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा सेंजिन की हम बात करें तो 2,450 रुपए इसकी कीमत है। और इसके अलावा जो तीसरा नंबर आता है वो आता है डॉक्टर रेड्डीज का। इसकी कीमत है 2,700 रुपए। अगर कोई सिप्ला का इंजेक्शन लगवाता है तो उसको अदा करने होंगे 3,000 रुपए। माइलन की कीमत है 400 रुपए, ये बढ़ जाती है 3,400 हो जाती है। जुबलेंट ये भी आपको 3,400 यानी 3,400 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा हेट्रो की हम बात करें तो 3,490 रुपए इसमें बढ़ जाते हैं। और चलिए, अब आखिर ये स्थिति कैसे बन रही है, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब जिन लोगों को पहले वैक्सीनेशन हो गई है उनके लिए दूसरी डोज का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बीच सरकार का ये ऐलान करना कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो है वो लोग भी लगवा सकते हैं। लेकिन कैसे, जब डोज ही नहीं है तो लगेगी कैसे? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। आइए जल्दी से उन सबका तारुफ आपसे करा देती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी लीडर हैं, और इनके अलावा हमारे साथ हरीश गोले जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस लीडर हैं, और साथ ही साथ सचिन बल्ला जी भी जुड़ेंगे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन आप सपोर्टर हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इनके अलावा डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि जुड़ चुकी है हमारे साथ, डायरेक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल के। इसके अलावा डॉक्टर रजत अरोड़ा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एमडी भी हैं यशोदा हॉस्पिटल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप सब लोगों को जोड़ने का मकसद ये कि जो इस वक्त जिन हालातों से देश हमारा जूझ रहा है, बहुत से लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी मुश्किलें हल होंगी। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स भी जगह जगह से जुड़ेंगे, वो भी हाल बताएंगे आपको कि कहां पर फिलहाल क्या स्थिति है। सबसे पहला रुख मैं आपका कर लेती हूं डॉक्टर श्रुति। आप हमारे साथ इससे पहले भी कई बार डिबेट हम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात है, हम देख रहे हैं कि कैसे वैक्सीन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन डॉक्टर श्रुति, मैं आपसे समझना चाहूंगी, साथ ही मेरे दर्शकों को भी आप समझाइए कि एक तरफ तो वैक्सीन कितनी कमी है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का यह कह देना कि 1 मई से अब जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा मैम, ये कैसे दूर होगी ये कमी? देखिए, अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा, तो ये एक तो निर्णय बहुत अच्छा है, पहले मैं ये बताना चाहूंगी। बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर से बात करके इतना प्रोटेक्शन हो, क्योंकि आप देखिए इस समय 18 साल से ऊपर से लेके सारे लोगों को इस समय वैक्सीन लगेगी। पहली डोज भी लगेगी कई लोगों को और कई लोगों को सेकंड डोज भी लगेगी। तो हमें मैन्युफैक्चरर से ये बात करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसका प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, क्योंकि अब हम ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे हमारे सामने अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि वैक्सीन कम हो रही है, वैक्सीन की चोरी हो रही है, तो ये हम जो है हमारा सिस्टम जो है वो संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, एक तरीके से डॉक्टर जो है वो फ्रंट
फ्रंट लाइन पे इस समय लड़ रहा है, वो मरीज को जो है वो ठीक कर रहा है, उसको अगर औजार नहीं मिलेंगे, उसके पास अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, उसके पास अगर दवाई की सप्लाई नहीं होगी, तो वो कैसे जंग लड़ेगा। हमारा इस समय कोई और दुश्मन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वायरस है। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर इस प्रोसेस को हम डिजिटलाइज कर ले, कि प्रॉपर तरीके से, कि मैन्युफैक्चरर से स्टॉकिस्ट पे आए, वहां से केमिस्ट पे आए, या जो दवाइयां हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को और वैक्सीन हॉस्पिटल को सप्लाई की जाए, तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। और आप ये भी सुन रही होंगी कि कई लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाइयां होल्ड करके रख ली है, ये बहुत ही गलत है। आप इस समय अगर आप देखिए, अगर इस मोमेंट पे ये चीज ऐसी हो जाती है तो हम लोग कैसे मरीजों को सामने, मरीज तो देखिए, मरीज को इससे फर्क कभी भी नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन या वैक्सीन सेंटर से आ रही है या स्टेट से आ रही है। मरीज सीधे अस्पताल आता है और वो चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट हो। तो अगर हम इस प्रोसेस को और डिजिटाइज करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। और इस समय सरकार का एक और एक फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाएं और इस प्रोसेस को हर उस जगह तक भेजें, बल्कि और सेंटर्स खोले जहां पे वैक्सीन और ज्यादा लग सके, ताकि एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो और ये स्प्रेड ना हो वायरस और केसेस ना बढ़े। तो अगर हमें अभी से, हम आज से प्लान करेंगे, अभी भी हमारे पास 10 दिन है, अगर हम 1 मई की बात करें, अगर हम तब तक प्रॉपर चैनलाइज करेंगे चीजों को, तो काफी हद तक डॉक्टर श्रुति, हमें इतना लंबा वक्त मिला। 2020 में मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ, यही सिचुएशन थी, यही महीना था अप्रैल का, आपको भी याद होगा, हमने भी तमाम तरीके की न्यूज कवर की। नहीं लगता मैम कि हमने इस 1 साल में जब कुछ नहीं सीखा, 1 साल में हमारी कोई तैयारी नहीं थी, 1 साल बाद भी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां हम पिछले साल खड़े थे, तो ऐसे में अब कुछ दिन में, या फिर दिल्ली में ही अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो 6 दिन लॉकडाउन लगाने से क्या हो जाएगा। हमने क्यों उस वक्त से सबक नहीं सीखा? और अगर सबक सीखा होता तो शायद आज हमारे काम आ रहा होता। मानेंगे आप कहीं ना कहीं फेलियर रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं, देखिए इतना बड़ा जब सिस्टम होता है तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बट फिर भी हम लोगों को एक चीज ये सीखनी चाहिए थी कि अगर हम बाकी देशों की बात करें, चाहे यूके की, चाहे इटली की, उनकी जो सेकेंड वेव थी वो बहुत भयंकर आई थी फर्स्ट वेव से, तो हम लोगों को थोड़ा और प्रिपेयर होकर रहना चाहिए था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उन कंट्रीज से ज्यादा है, इसलिए हमारी नीड ज्यादा है, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोगों को और पहले से प्रिपेयर होकर थोड़ा चलना चाहिए था। बट हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि हमने 10 महीने के अंदर, वैक्सीन देखिए प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं, बट फिर भी 10 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई है। तो अगर हम इस प्रोसेस पे और ध्यान से अपने को नजर रखेंगे, उसको और स्मूथ करेंगे, चीजों को और चैनलाइज करेंगे, तो काफी हद तक मेरे को लगता है कि हम लोग इससे जो है वो जंग लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रजत अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एमडी है यशोदा हॉस्पिटल के। डॉक्टर रजत अरोड़ा सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। चलिए, वैक्सीनेशन पे हमने बात कर ली कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इस टाइम, वो आ रही है ऑक्सीजन का ना होना, ऑक्सीजन की कमी होना। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कमी है कि लोग जो है स्टोर करके ज्यादा रख रहे हैं, या फिर जिन्हें जरूरत भी नहीं है वो लोग भी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं? तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है? क्या हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन की डिमांड जाती है, क्योंकि अभी जो हाल है सर, मैं खुद अभी बात करूं तो मैंने अपने एक बहुत खास रिलेटिव को खोया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो अंदर हॉस्पिटल में एंट्री तक नहीं मिले कि ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल जा रही है कि जिन्हें जरूरत भी नहीं है और वो स्टोर करके रख रहे हैं, और कमी हो रही है, जिन्हें जरूरत है उन्हें नहीं मिल रही? क्या प्रोसीजर है इसका? पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि पूरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे। जैसे हम गाजियाबाद में बोलते हैं, तो आज तक हम लोगों को ऑक्सीजन की गवर्नमेंट ने कमी नहीं होने दी है। परेशानियां यहाँ है कि बेड लिमिटेड है, और जितने भी लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी है। आप पहले अगर देखें हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिट होते थे, उसमें बहुत कम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। अब क्योंकि मॉडरेट और सीवियर डिजीज वाले पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उन सभी मॉडरेट और सीवियर डिजीज वाले पेशेंट्स को कुछ ना कुछ अमाउंट, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो हिंदुस्तान में पहले से 7 टाइम्स बढ़ गई है। जैसे जो डिमांड थी उससे 7 टाइम्स डिमांड बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड हुआ होगा, जिनको ऑक्सीजन की कभी ना कभी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए मोस्ट लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी लोग इसको होल्ड करके रख रहे हैं, इसको अपने घर में बंद करके रख रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ डॉक्टर रजत, मैं यही जानना चाहती हूँ, जिन्हें जरूरत है अभी उन्हें नहीं मिल रही, और उन्हें खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे में उन लोगों को कैसे मिल जा रही है? क्या पैमाना होता है? कैसे पता चलेगा किसे जरूरत है किसे नहीं है? मैं यही जानना चाह रही हूँ डॉक्टर। जो है वो आपके चैनलों के द्वारा जो एजुकेशन है लोगों को दी जाए कि
15 से 20% जो कोविड पेशेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीजन की जरूरत है। 80% 85% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल बेड अवेलेबल होंगे उनके लिए, या कहीं पर अवेलेबिलिटी होगी। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है बेड्स बढ़ाने की, प्राइवेट भी लगा हुआ है अपने बेड्स बढ़ाने में। और मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कुछ दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग इतने बेड्स अवेलेबल कर पाएंगे कि सब लोगों को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन मिल पाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर के ऐसी फैसिलिटी हर अस्पताल में होनी चाहिए, और ताकि बेड्स की किल्लत की वजह से किसी की जान ना जाए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। चलिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, हर्ष गोयल जी साहब जुड़े हुए हैं, सचिन भल्ला जी जुड़े हुए हैं। सचिन भल्ला जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी रहते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐलान कर दिया कि 6 दिन तक दिल्ली बंद रहेगी, लॉकडाउन लगा दिया। इस बीच वो ये अपील करते भी नजर आए कि कोई भी दिल्ली छोड़कर ना जाए, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि क्यों नहीं जाए। ये उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो परेशान हैं, जिनके खाने के लाले पड़ गए, जिनका रोजगार जा चुका है, उनके लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया है। नहीं लगता पहले लॉकडाउन से पहले ये भी इस तरफ भी बताना चाहिए था कि क्या इंतजाम है, कहां वो रुके, उन्हें गाइड करना चाहिए था, ताकि ये कंडीशन नहीं होती। आप देखिए कैसे सारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं खचाखच। सर, लोग परेशान है कि जाए तो कैसे जाए अपने घर। देखिए, पहले मैं अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं इनके हर बात पे सहमत हूँ कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले अवेयरनेस लानी चाहिए। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो आप ये जितने मर्जी, चाहे कोई सूबे का मंत्री हो या कोई भी हो, उसके बस का नहीं रहेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अवेयरनेस ही नहीं है हमारी पब्लिक में, पहली बात। दूसरी बात, बेड की बात बोल रहे हैं तो बेड में भी जो छोटे लक्षण वाले मरीज है वो पहले जाके एडमिट हो जाते हैं कि हमें बड़े लक्षण होंगे तो हमें बेड नहीं मिलेगा। तो इसके कारण जो जिनको भारी लक्षण है उनको बेड नहीं मिल रहा। तीसरी बात, आपने अभी बोला कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली के हर यूनियन, चाहे वो दरियागंज की हो, हर मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो, उन्होंने जाके बोला कि ये लॉकडाउन होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। दिल्ली की जनता का इस चीज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो एक साथ होके इस लॉकडाउन में सपोर्ट कर रही है। चौथी बात, आपने बार बार आप अरविंद केजरीवाल जी पे लाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे वॉलंटियरों को लगा दिया है कि आप हॉस्पिटल में जाके चेक करो कि किसी को बेड, जो गंभीर मरीज है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उनको दवाइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही, कहीं दवाइयों की चोरी तो नहीं हो रही। आप उनके हर चीज को, अच्छाई को बुराई में लेके आती हो। यहाँ पे हमें इस टाइम हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस लानी चाहिए। अभी मेरी एक स्वीटी बहन ने भी यही बोला कि सब कुछ है, ऑक्सीजन की भी जरूरत उसी मरीज को है जो गंभीर है, लेकिन लोगों ने अपने घर में डर के माहौल में अपने घर ला के सिलेंडर रख दिए, अपने घर 4-4 इंजेक्शन ला के रख दिए। मैं ये सबसे पहले दिल्ली की जनता को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, सबसे पहले एक दूसरे के बीच में अवेयरनेस लाएं। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं ही हूं, मुझे लगे मेरी ऑक्सीजन कम और मैं 10 इंजेक्शन पहले खरीद के घर पे लेके आ रहा हूं, क्यों मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं ला के आ रहा हूं। और मुझे ऑक्सीजन है तो मेरे जो लिंक है मैं 2 सिलेंडर भी ले रहा हूं। सवाल तो मेरा यही है ना, सवाल तो मेरा यही है सचिन भल्ला जी, सवाल मेरा यही है। मैंने डॉक्टर से भी ये सवाल किया कि जिन्हें जरूरत नहीं है वो, उन्हें तो इतनी मिल जा रही है कि वो स्टोर करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से कमी हो रही है। और जिन्हें जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं पा रही है, उन्हें अस्पताल तक में एडमिशन नहीं मिल रहा, उन्हें डॉक्टर्स उनकी पल्स तक नहीं देख पा रहा कि हाँ इनको क्या कमी है, ऑक्सीजन। मेरा सवाल यही है ना कि उन लोगों को फिर कैसे मिल जा रही है। तो कहीं पर तो किसी का फेलियर है, इस तरफ तो किसी को ध्यान देना होगा, चाहे सरकारों को देना हो, डॉक्टर्स की टीम को देना हो, स्वास्थ्य विभाग के आला जो मंत्री बैठे हैं उनको देना होगा। किसी को तो सर इस तरफ ध्यान देना होगा ना कि जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें मिल जा रही है, जिन्हें जरूरत है वो लोगों को मिल ही नहीं रही है। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, और भी मेहमान बैठे उनका रुख कर लेती हूँ। केजरीवाल जी ने अपनी आम आदमी पार्टी की सेना लगा दी है, इस पे आम आदमी पार्टी की सेना लगा दी है कि देखो ये चोरी कैसे हो रही है और ये सिलेंडर कैसे इधर उधर हो रहे हैं। हर चीज पे अरविंद केजरीवाल जी पर्सनल निगरानी लेके बैठे हुए हैं। आप इस चीज को देखो और उसके बाद आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ
चाहता हूँ अवेयरनेस लानी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला सर एक मिनट, जागरूकता लाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है, सरकार कोई भी अनाउंसमेंट करती है, तो सर जागरूकता फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो भी तो उसी की होती है ना, उसको भी समझाना चाहिए ना। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हरीश गोला जी जो कि कांग्रेस लीडर है और सचिन भल्ला जी से हम बात कर रहे थे। राहुल त्रिवेदी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, बीजेपी लीडर हैं आप, कई तरीके के आरोप इस वक्त लग रहे हैं कि जो हमारे आला नेता हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंत्री साहब हैं, इस वक्त जनता की फिक्र किसी को नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में बिजी हैं। सर, कितना सही है ये? क्या वाकई में इंसान की जिंदगी की से बढ़कर चुनाव पहले आते हैं? जब कोई बचेगा ही नहीं तो राज किस पे करेंगे हम? माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इंटरफेयर किया। 500 बेड का डीआरडीओ का हॉस्पिटल दिल्ली में स्टार्ट कर दिया गया। हमारे गृह मंत्री पूरी तरह से मुस्तैदी से इसके पीछे लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी डॉक्टरों के साथ, देश के बड़े डॉक्टरों के साथ, कभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, सबके साथ बैठक कर रहे हैं और बड़े बड़े निर्णय ले लिए हैं। कभी जैसे निर्णय लिया गया है कि अब 1 मई से 18 के उम्र से नीचे के लोगों को, से ऊपर के भी जो लोग, राहुल त्रिवेदी सर, कितना अजीब है ना। राहुल त्रिवेदी सर, एक मिनट, राहुल त्रिवेदी सर कितना जी, एक मिनट, नहीं, मैं आपको यहाँ बीच में बस एक लाइन बोलना चाहूंगी। सर, माफ करना, बीच में रोक रही हूँ मैं आपको। राहुल त्रिवेदी जी, कितना अजीब है ना कि दिन में हम लाखों की भीड़ जुटा करके मंच पे खड़े हो जाते हैं, मास्क तक हमारे चेहरे पे नहीं होता और हम वहीं से खड़े होकर के कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसके बाद हम उस वक्त दिन में ख्याल नहीं रखते हैं कि कैसे, किस हाल से देश जूझ रहा है, ये हमें कैसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन उसी दिन शाम को आकर जिन बैठकों का जिक्र आप करें वो बैठकें हम करने लग जाते हैं। आपको लगता है ऐसे कंट्रोल हो पाएगा? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो कहा उसका तो मैं जवाब दे रहा था, आपने बीच में रोक दिया। मंत्रियों की बात करते हैं। हमारे रेलवे मंत्री ने यह फैसला लिया कि अगर देश में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए स्पेशल रेल चलाए जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह फैसला लिया कि अब जो भी रैलियां होंगी उसमें 500 से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी। बंगाल में 6 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए राहुल त्रिवेदी जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। खाली सिर्फ यहाँ राहुल त्रिवेदी बस है। अगर मैं पूछूं कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो 20 से ज्यादा नहीं जा सकते, किसी के घर में अगर शादी समारोह 50 से ज्यादा नहीं जा सकते। सर, यहाँ तक कि आपस में अपनी गाड़ी में भी अगर अकेला आदमी बैठा है तो वो मास्क जरूर लगाएगा, लेकिन रैलियों में उसके बावजूद भी 500 लोगों की परमिशन। सर, कितना बड़ा एहसान है कि देश के ऊपर। सिर्फ राहुल त्रिवेदी इसका जवाब देंगे, बीजेपी लीडर नहीं, सिर्फ राहुल त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। मैं एक आम नागरिक के नाते ही आपसे कह रहा हूं, आम आदमी के नाते बताइए। खुले मैदान में और 500 की जो संख्या रखी गई है उसमें कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सारे गाइडलाइन जो कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन थे उसको पूरा करने के लिए जहां पे 5-5 लाख 10-10 लाख की भीड़ की बात हो रही थी, वहां पर महज 500 लोगों को ही अब अलाउ किया गया है, उससे ज्यादा नहीं किया गया। वो भी खुले मैदान में होगा, सारे गाइडलाइंस को फॉलो किए जाएंगे। मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2 फ्रंट पे दिल्ली लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना मरीज हैं जो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रवासी मजदूर हैं जो बेचारे दिल्ली में आकर उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वोट देकर अरविंद केजरीवाल को जिताया। लेकिन आज हालात ये हैं, इन्होंने अगर जब घोषणा कल किया, इन्होंने क्या घोषणा की कि जितने मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो देश के किसी भी कोने का राशन कार्ड है, उन लोगों को 1 हफ्ते के लिए जब हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो मुफ्त का राशन दिया जाएगा, या उन्हें कुछ इस तरह के आर्थिक सहायता दी जाएगी, या क्या ये इंश्योर करते हैं कि 26 तारीख के बाद फिर ये लॉकडाउन नहीं लगाएंगे? इनके 62 एमएलए हैं। मुझे आप इनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं या उनके विचारक बैठे हुए साथ में, वो बता दें कि कितने ऐसे इनके एमएलए हैं जो अलग अलग हॉस्पिटलों के पास जाकर, या उन्होंने हेल्पलाइन नंबर अपना शुरू कर रखा है जिसपे मरीज जाकर बात कर सके, मरीजों को सुविधा मिल सके। देखिए, राजनीति ठीक है सर, मत भूलिए कि केंद्र में आपकी भी सरकार है और दिल्ली का जिम्मा खाली सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं आ जाता है। सर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो मजदूर, वो जी सर इसी देश के नागरिक है, वो भी खाली सिर्फ दिल्ली या
अरविंद केजरीवाल की रिपोर्टर्स नहीं है सर, वो इस देश के नागरिक है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव भल्ला जी, सचिन भल्ला जी, आप तो अभी कह रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपने सुना राहुल जी को, उन्होंने तो कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा सर। नहीं, इन्होंने प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए जवाब मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला है। जवाब ले लीजिए सर, जवाब तो लेने दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अपने हर हॉस्पिटल में हर डिस्पेंसरी में अपने वॉलंटियर को खड़ा कर दिया है। ठीक है सर, दिल्ली की जिम्मेदारी, ठीक है सर, दिल्ली से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की बन जाती है ना, तो उसी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, आपके मुताबिक केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सचिन भल्ला जी। सर 62 के 62 एमएलए, जितने भी एमएलए हैं उनके ऑफिस के अंदर एक काउंटर लगा हुआ है कि आपको कहीं पे बेड की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई दवाई की रिक्वायरमेंट है, आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे से संपर्क करें। और उनके टोल फ्री नंबर मैं अभी दे देता हूं आपको, 62 के 62 एमएलए के। तीसरी बात ये, मैंने बार बोला कि आप राजनीति मत करें। पिछले 1 महीने से केजरीवाल जी गुहार कर रहे हैं कि आप हर एक के लिए हमें इंजेक्शन दो, हम इंजेक्शन लगाते हैं। इन्होंने आज 1 महीना लगा दिया, जब 3 से 30,000 मरीज रोज आने लग गए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गलती मत निकाले, आज सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे ले लें। और इनको मैंने बार बोला, हमें मिलके चलना चाहिए, हमें मिलके लोगों की भलाई करनी चाहिए, हमने एक दूसरे पर लाछा नहीं लगाने। और एमएलए सर यही तो कर रहे हैं आप सर, यही तो हो रहा है, एक दूसरे पर लाछड़ी तो लग रहा है। या 24 मिनट का वक्त गुजर चुका है डिबेट में, लेकिन किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचे। चलिए ठीक है, हरीश गोला जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस लीडर हैं। हरीश जी, नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम सबको ये मेरी पार्टी तेरी पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर सिर्फ इंसानियत के नाते आगे आना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए? कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे सर? दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई है, हर दिन मौतों का आंकड़ा जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे वक्त में तो कम से कम हमें एक हो जाना चाहिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को मुबारकबाद देना, पेंडिंग समय में जो आप लोग जो है एक्चुअल फैक्ट आप लोगों ने टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं और डिबेट दिखा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इसी से लोगों को सच्चाई सामने आएगी। और दूसरी बात में जहां तक जो सब्जेक्ट की बात आज आप कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार है। जितने भी आपने देखे टीवी के माध्यम से होर्डिंग की बात आप कर रही थी, इंजेक्शन और दवाइयां इकट्ठी कर रही थी, ये सब चीजें जब ही होती हैं जब वहां पेंडेमिक हो। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। पिछले साल आपने देखा किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हुआ, मजदूर भाइयों के साथ हुआ, बिहार के लोग और जो जितने भी यूपी के हमारे मजदूर लोग थे, उन्होंने वापिस जो अपने घर पे जो पलायन किया। और आज भी कमोवेश आपने देखा, कल टीवी के माध्यम से यही हमारा चैनल जो है ये दिखा रहा था कि किस तरीके से मजदूरों के साथ हालत हो गई है। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है और केजरीवाल की सरकार की बात है, हमारे साथी जो है हमारे भल्ला साहब जो कह रहे थे, भल्ला साहब आप सुन लीजिए, भल्ला साहब आप शोर मचाते हैं, प्रचार करते हैं, आप प्रचार करने वाली पार्टी से हैं। आप मेरी बात सुने, पहले आपको मौका दिया था, आपको मैं बोला नहीं, आपको मेरे सामने बोलना नहीं चाहिए, पहले मेरी बात अपनी रख लो, मेरा जवाब आप सुनिए। केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है, एक तरफ तो लेटर लिखते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, दूसरी तरफ मजदूरों को वो कहते हैं मजदूर भाइयों दिल्ली छोड़कर ना जाओ, मैं हूं ना। इस तरह का डायलॉग शाहरुख खान के डायलॉग से दिल्ली नहीं समझेगी, मजदूर जो नहीं समझ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा मजदूर नहीं इस तरह समझ नहीं जाएंगे। आपकी सच्चाई कथनी और करनी में दुनिया भर का फर्क है। आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर लिखा कि मेरे हिस्से की ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे मजदूर भाइयों दिल्ली छोड़कर ना जाओ। ये क्या ड्रामा है? आप मारना चाहते हैं? पिछले साल से आपको सबक नहीं आया? आपने देखा नहीं किस तरह लोगों एक सूटकेस में बच्चे जो है कहने में अपने 1232 किलोमीटर एक फिल्म बनाई है हमारे विनोद कापड़ी साहब ने। आप देखो उसमें वो आपका सर्टिफिकेट है, वो सच्चाई है पिछले साल में किस तरीके केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों का ध्यान रखा है। और दूसरी बात ये लेटर लिखने की जहां तक बात है, अरे जब आपके पास इंतजाम है तो लेटर क्यों लिखते हैं आप? दूसरी तरफ आप कहते हैं सारा इंतजाम है, आप दुनिया को बरगला रहे हैं, नूरा कुश्ती आप लोग करते हैं। जब आपका कोई इशू है तब दुनिया ने, पूरी दिल्ली ने देखा, सफाई मजदूरों के मामले में दिल्ली पूरी सड़ गई, कूड़े के ढेर पे हो गई। आप लोग पैसे 1300 करोड़ 250 करोड़ इसी एक दूसरे पे आप अपना आरोप लगाते रहे, एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आपका ड्रामा जो है, आप जितना पैसा जो बजट आता है, जो टैक्स देते हैं, आप फ्री के लालच में देके लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनका साथ शोषण करते हैं, और जो फ्री के लालच में केवल आप वोटर बैंक और अपना वोट साधते हैं, आप सत्ता का लालच करते हैं। और जो आप ये कहते हैं ना कि सारे के सारे जो नंबर आपके पास है ये आप
झूठ बोलते हैं। ऐसे आप ऐसे जाके दोनों देखिए, अगर आप चीख कर बात करेंगे देखिए सर, हमारी तो मीडिया डिबेट ने का कोई निष्कर्ष नहीं सर, नहीं खाना मैडम, सर, खाना ऐसे मैडम आप ऐसे लोगों ने ऐसे दिखाया, चीख कर बात खाना मत मैडम, कीजिए, एक एक करके खाना बात मैडम, कीजिए, तभी आपने आप दिखाया। देखिए ऐसे वक्त में ऐसे कम से देखिए, कम नाजुक घड़ी में देश गुजर रहा है सर, मैडम, ऐसे वक्त में तो मैडम, एक दूसरे मैं की इनके सुननी बीच में नहीं चाहिए बोला, सर, तो एक दूसरे की इनको मेरी भी समझनी सुननी चाहिए। चाहिए, आपकी बात क्योंकि तभी देखिए, पहुंचेगी मैडम, दर्शकों खाना तक जब मैडम, आप चुप होकर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, खाना आप मैडम, दोनों ठीक है मैं ये सर, बताना आप चाह रहा दोनों हूं थोड़ी कि देर जब के ये लिए बोल शांत रहे- रहिए। एक बार मैं फिर से डॉक्टर्स का रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ लगातार डॉक्टर श्रुति मलिक जुड़ी हुई है, डॉक्टर रजत अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, जिस तरीके से आपने तो देख लिया सरकारों की तैयारी क्या है, किस तरीके से बातचीत हो रही है, अंदाजा आप लगा सकती हैं कैसे हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगी कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सबसे पहले ये बताइए कि वो दूर कैसे हो सकती है, इस दिशा में कैसे कदम उठाने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की बात करें या हम और अपनी केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, कैसे इस किल्लत को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले अस्पताल को क्या करना चाहिए, मैम इस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए मैं एक एपॉलिटिकल इंसान हूं और अभी मैं पूरा डिबेट सुन रही थी और मेरे हिसाब से इस समय ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि कौन सी सरकार की गलती है या किसकी वजह से हो रहा है, सेंटर की वजह से हो रहा है, स्टेट की वजह से हो रहा है। हम सबको एक साथ इस समय जुट के करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए डेथ रेट अगर आप देखिए 1% है, आप समझिए अगर हमारे केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, अभी तो हम पीक पर भी नहीं पहुंचे अपने केसेस के। इसका मतलब हम हर दिन तक 3 से 4 हजार आने वाले टाइम में मौतें हो सकती है रोज पे, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा है और बहुत चिंताजनक बात है। तो इसलिए पहले मैं ये बताऊंगी कि ये तो डिबेट में बहुत अच्छी चीजें के सामने आई है, बट इस समय हम लोगों को एक साथ जुट होकर ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीजों की कमी हो रही है, कैसे हम उस चीज को और बढ़ाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। जरूरत है इस वक्त सबको एक साथ होकर देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि देश आपका योगदान मांग रहा है। इस टाइम आपकी जरूरत है, आपके अपने इस देश को आप लोग समझिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। फिलहाल ऐसे वक्त में, इस नाजुक वक्त में तो आप लोग एक साथ हो जाइए। सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक नजर डाल लेते इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो बेबस मजदूर फिर से मजबूर। दरअसल कोरोना पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन गई है, और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, उससे आइए आपको हम रूबरू करा देते हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक है आज। सीएम उद्धव समेत सभी बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अहम खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, कोरोना पर जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए मामलों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। तो देश भर में कोरोना का कोहराम है, ऐसे में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक है आज, और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सीएम उद्धव समेत सभी बड़े मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते मामलों पर मंथन होगा, विचार होगा। इस खबर पर नजर बनी रहेगी हमारी, आप तक पहुंचाएंगे जो भी अपडेट आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में क्योंकि ऑक्सीजन का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये जानना और आपको बताना बेहद जरूरी है कि देश में ऑक्सीजन का क्या हाल है। चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको जल्दी से मैं समझा देती हूँ। भारत में हर साल 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन मौजूदा जो हालात है, उनमें महाराष्ट्र में और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सबको पता है, क्योंकि वहां का हाल बेहद खराब है। मध्य प्रदेश पर अगर मैं आऊं तो मध्य प्रदेश में रोजाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरी है, लेकिन मगर वहां कोई प्लांट नहीं है जो वहां पर रुकावटें पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर उसका अपना कोई प्लांट नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों पर वो निर्भर करता है। भारत में कुल 12 राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मुसीबत जो है वो झेलनी पड़ सकती है। 12 राज्य और वहां की जनसंख्या, सोचिए कितनी बड़ी किल्लत हो जाएगी। और इस कमी को देखते हुए विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि भारी किल्लत हो रही है। अब ऐसे में आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ तो कमी हो रही है, लेकिन इस बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो ये आप समझिए, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन बनाती है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी का नाम आता है वो आता है लिंडे इंडिया, ये भी ऑक्सीजन बनाती है। इसके अलावा गोयल एमजी गैसेज। इसके अलावा जो चौथा नाम आता है वो है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड का, जो भारत में ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनियां हैं। इसके अलावा चलिए हम दिल्ली का जिक्र यहां पर कर लेते हैं। दिल्ली में कैसे ध्वस्त हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, ये आप समझिए। सबसे बड़ी बात, आईसीयू में बेड की कमी है, किसी भी पेशेंट को बेड नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा अगर बेड मिल भी जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। इसके अलावा तीसरी जो अहम बात है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, फिर भी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा अन्य दवाओं की कमी जो है, ये तो बहुत बड़ी वजह
है ही। चलिए, लगातार मेहमान का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सचिन भल्ला जी, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि जो बात यहाँ पर हरीश गोला जी कह रहे थे शायद आप उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। लेकिन सर, मैं भी समझना चाहूंगी, मुझे भी समझा दीजिए कि अगर कोई दिल्ली छोड़कर ना जाए तो क्यों ना जाए, और अगर कोई दिल्ली में ही रुक जाता है आपके कहने पर या आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर, तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या इंतजाम किए हैं, ये भी समझा दीजिए। दिल्ली के सारे बैंक्वेट हॉल जितने भी थे वो दो आम आदमी पार्टी ने टीएम को लगा के, एसडीएम को लगा के वो अपने तरफ ले लिए हैं, और उनके लिए जो मजदूरों के लिए और रहन बसेरे के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं अपने भाई से बार बार कह रहा हूँ, राजनीति मत लाएं। राजनीति में आपका पहले ही पूरे इंडिया में सुपरा साफ हो चुका है, आप इसमें बहस मत मारें। दूसरी बात, सर, जिसका सुपरा साफ हो चुका उसका जिक्र नहीं करते ना, जो अभी मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज है वो अपनी तैयारी बताए। जिस काम की ये बात करते हैं ना, उसकी सफेदी नहीं करा पा रहे हैं। जी सर, आऊंगे आपके पास, एक मिनट जवाब दीजिए। जितना काम कांग्रेस ने किया है उसकी सफेदी नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के पत्ते चाटने के बाद आज ये सत्ता में बैठे हैं। सरकार तो आपसे चलती नहीं है और आप वन साइडेड सरकार के लाछन लगाते हो। पहले आप अपने गिरबान में झांक लो और उसके बाद आप बात करना। सचिन भल्ला जी, आज जरूरत है दिल्ली के हालात पर मंथन करने की, चर्चा करने की, उसी पर वापस आते हैं। सर, दिल्ली की तैयारी बताइए आप, उसी पर वापस आते हैं। आज शाम तक आपको एक गुड न्यूज मिलेगी, 1000 बेड जो अप्पू घर में आज शाम तक तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद 3-4 सत्संग भवन और भी काफी आर्मी के बेस तक अरविंद केजरीवाल जी ने गुहार लगाई है, और हर जगह वो बेड और रहन बसेरे अपनी तरफ से पूरे टेंट। आप नहीं पुरानी दिल्ली जाके देखें, और जहां पे मजदूर है वहां पे लंगर, तीनों टाइम का लंगर जा रहा है, और तीनों टाइम में आप जाके देखें डॉक्टर तक अवेलेबल है जो वहां पे चेक कर रहे हैं कि किसी को कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और आप इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके आप एक लाछन लगा रहे हैं, एकदम से बीमारी फैली। सर, लाछन मैं नहीं लगा रही हूँ सर, मैं लाछन नहीं लगा रही हूँ सर। मैं कौन होती हूँ आरोप लगाने वाली? सर, मैं तो जो कंडीशन देख रही हूँ उसके हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ सर। कल रात की तस्वीरें मैंने देखी, आप ये कह रहे हैं इतने इंतजाम किए गए, इतने लोगों की व्यवस्था की गई, इतने बेड की व्यवस्था की गई, जो सारे मैरिज हॉल थे उनको तब्दील कर दिया गया कोविड सेंटर में। सर, ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाई जो लोग पलायन करने को मजबूर हैं? उन लोगों को क्यों नहीं बता पाई जो रेलवे स्टेशन, जो बस अड्डे पे हजारों की संख्या में मौजूद है? उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाई जो आज सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते हैं? क्यों उन्हें पहले रोकने की बात नहीं समझा पाई? तो शायद ये हालात नहीं होती जो कल रात की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी सर, मैंने भी देखी। उन तस्वीरों को देखकर मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जो मजदूर आदमी है वो अपने सिस्टम से चलते हैं, उनके लिए लास्ट टाइम इन्होंने बस जब पहले रोकने की कोशिश करी, उनको रिक्वेस्ट भी करी। पिछले साल उदाहरण है, पिछले साल आप देखिए कितना बुरा हाल हुआ। अब भी 2,500-3,000 हजार रुपए दे के लोग जो है ना बसों में जा रहे हैं, लखनऊ तक का किराया 2,500-3,000 रुपए दिए जा रहा है। दो बातें पूछना चाहूंगा मैं देख रहा हूँ, कल टीवी में देख रहे हैं आप, देखिए आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। ये खाना मैडम ने दिखाया, इसी इंडिया न्यूज में आया था, इसी इंडिया न्यूज में 2,500-3,000 रुपए लखनऊ का किराया दिया जा रहा है, और आप झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल बैठ कर, और राजनीति की बात करते हैं। हमारे राहुल जी ने 1 साल पहले आपको बताया, और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कहा कि जब तक सारी पार्टी बैठेंगी इस समस्या का हल नहीं होगा। आपके केजरीवाल जी ने क्या इनिशिएटिव लिया? हरीश गोला जी, आपके पास आ जाती हूँ। हरीश गोला जी, एक मिनट, हरीश गोला जी, आप ही के पास आ जाती हूँ। सर, लगता है आपको कि ऐसे वक्त में भी खाली ट्वीट करने से या सोशल मीडिया पर 2 लाइनें लिखने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आपने भी बहुत साल राज किया है इस देश पे सर, ये लोग आपके भी हैं, और अगर आगे भी आपको सत्ता में आना है तो उसके लिए जमीन पर तैयारियां तो करनी होगी ना सर, या खाली सिर्फ ट्वीट करने से काम चल जाएगा? 2 लाइनें लिखने से कांग्रेस की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने देखा पिछले साल जो हालत हुई थी कोविड की, उस समय दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कांग्रेस की रसोई चलाई, और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे सिख समाज से खालसा पंथ ने, जिन्होंने खाना खिलाया सब जगह, 24 घंटे लंगर चला, मंदिर मस्जिद और चर्च बंद हो गए, केवल गुरुद्वारा खुला था। केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, और कांग्रेस की रसोई ने पूरी दिल्ली में जो लोगों को खाना बांटा, आप सबने देखा, आप लोगों ने उसको कवर भी किया, और आज ये झूठ बोलने को तैयार बैठे हैं।
आज ये बार बार कहते हैं कि हमने ये कर दिया। आपने देखा, आपने कल अपने टीवी में दिखाया कि किस तरीके से बेड में वहां दिखाया जाता है, ऑनलाइन दिखाया जाता है बेड खाली है, मगर वहां बाद में पता लगता है बेड है ही नहीं। तो इस तरह का धोखा लोगों के साथ, और लोग अपने मरीज को लेकर एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं और लोग उसकी मौत हो जाती है। कौन जिम्मेवार है इस चीज का? अगर आपके पास इंतजाम है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री से कि मेरे पास जो ऑक्सीजन की कमी है, मैं कर नहीं सकता? और 1 साल से आपने सबक नहीं लिया। आज आप कहते हैं हमने जो वहां 1000 का बेड हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, शाम को समाचार आएगा। 1 साल तक आप क्या करते रहे? मजाक करते रहे। जब नाक के ऊपर पानी जाएगा तब आप जागेंगे। आप 1 साल के सबक से लेके नहीं आए। राहुल जी आपको 1 साल पहले से कहते रहे। राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि आप रूल फॉलो करो। अभी मनमोहन सिंह जी ने आपको लेटर लिखा, 4 सूत्री कार्यक्रम आपको बताया कि 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए। आप लोगों ने क्या किया आप बताइए? आप एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। सर ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता हरी जी, कहने से कुछ नहीं होता। बहुत से काम ऐसे होते हैं, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब आप उस जनता को ये भरोसा दिलाते हो कि हम आपके साथ हैं, तो सर कहने से कुछ नहीं होता। आपको कुछ करके भी दिखाना होता है, कुछ करके भी दिखाना होता है। ठीक है, मैडम आपके साथ दुनिया ने देखा पूरी दिल्ली में। ठीक है, राहुल त्रिवेदी जी का रुख कर लेते हैं। राहुल त्रिवेदी जी, मौजूदा वक्त में अगर कई जितने राज्य हैं उसमें ज्यादातर आपकी सरकार है सर, चाहे कहीं की भी मैं जिक्र करूं, मैं अलग अलग नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन ऐसे वक्त में भी क्यों हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सिचुएशन के बीच में फंस जाते हैं? क्यों हम ये ध्यान नहीं रखते कि जिम्मेदारी हर राज्य की हमारी है, हर राज्य का नागरिक हमारा है। किसी के लिए भी अगर हम बेहतर करेंगे तो सबको उसका फायदा होगा। हम कब तक राजनीति का शिकार होते रहेंगे? कम से कम ऐसे वक्त में तो हमें इन सब चीजों से ऊपर आने की जरूरत है, नहीं लगता आपको राहुल सर? बिल्कुल लगता है, और ये समझने की जरूरत है। आप पूरे 1 साल का मुआयना कीजिए, और पिछले साल मार्च में जब माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, तो ये सारे, और सबसे आगे उसका अगुवाई करने वाले अरविंद केजरीवाल थे, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन से देश के हालात बिगड़ते हैं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और इनके अलावा जितने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे सबने इसका विरोध किया था। इस बार कहा गया कि ठीक है, जितने राज्य हैं वो राज्य भी, क्योंकि राज्य में इनकी सरकार है, उन्हें भी जनता ने चुना है, उन्हें भी प्रतिनिधि बनाया है, उनकी भी जिम्मेदारी है अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा देने के लिए। रही बात, अगर आप केंद्र की बात करें, पिछले 1 साल में हमने पीपीई किट बनाने में अपना आत्मनिर्भर हो गए, हम मास्क बनाने में आत्मनिर्भर हो गए, हम अपना वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिए, हमने 10 महीने के अंदर में राहुल सर मुझे यहाँ पर मुझे एक फर्क समझा दीजिए। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पड़ चुका है देश में। ठीक है सर, देखिए सर, मुझे फर्क यहाँ पर ना तो चाहे पीएम मोदी लॉकडाउन लगाए तो उससे पड़ता है, चाहे अरविंद केजरीवाल लगाए उससे पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री भी लॉकडाउन लगाते हैं तो देश का जो मजदूर है, जो गरीब तबका है, वो सब सड़कों पे नंगे पांव पैदल बच्चों के साथ चलने को मजबूर हो जाता है। वो तस्वीरें देखकर फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है जब अरविंद केजरीवाल अचानक से आके 6 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, उनकी क्या तैयारी है वो ये नहीं बताते हैं, या मजदूर जो है वो क्या करेंगे, कहां रहेंगे वो ये नहीं बताते हैं। उन्हें परेशान देखकर मेरे ऊपर फर्क पड़ता है। अब आप मुझे ये समझा दीजिए, दोनों के लॉकडाउन में फर्क क्या है? चाहे वो पीएम मोदी ऐलान करे लॉकडाउन का, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान करे लॉकडाउन का, दोनों के लॉकडाउन में, दोनों के ऐलान में फर्क क्या है सर? परेशान जनता तब भी हुई थी, परेशान जनता अब भी हो रही है। सड़कों पे लोग तब भी थे, सड़कों पे लोग अब भी है, पलायन करने को मजबूर तब भी थे, पलायन करने को मजबूर अब भी है। फर्क समझा दीजिए मुझे। आप फर्क समझिए, जब नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगाया तो नवंबर तक लोगों को मुफ्त राशन दिया, हर लोगों के खाते में डायरेक्ट 500 रुपए भिजवाए, किसानों को पैसे दिए। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते का राशन नहीं दे सकते क्या? ये कह रहे हैं कि हमने बैंक्वेट बुक कर दिया, हम लंगर चला रहे हैं, सारे परिवार लोग लंगर खाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, 500 रुपए में तो वो महीने भर का राशन भर लेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते का राशन नहीं दे पाए। दूसरों पे सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम जितनी हम लोगों ने सबके सामने आपने देखा, राहुल जी ने हर बार किसी ने कुछ नहीं किया सर। आज ये हालात नहीं होते, माफ करना सर, किसी ने कुछ नहीं किया, वरना देश के आज ये हालात नहीं होते, आज भी लोग पलायन को मजबूर नहीं होते, आज भी लोग सड़कों पर इस तरीके से अपनी रात नहीं गुजार रहे होते। डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद थी हमारी, और हमने मकसद भी हमारा यही था। दरअसल बेबस मजदूर फिर से मजबूर क्यों है, इनके लिए क्या इंतजाम है, यही सवालों का हमें जवाब जानना था, लेकिन अफसोस कि जवाब नहीं मिला। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाने की कोशिश यहाँ पर करता रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।